नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ज़्यादातर सरकारी कंपनियों के जब ओएफएस आते हैं तो डे वन पे ओएफएस के जिस शेयर में जो ओएफएस का प्राइस होता है वो भाव आपको दिख जाता है। ज़्यादातर सेकेंड डे शेयर का प्राइस गेन कर जाता है और सेकेंड डे होता है रिटेल कैटेगरी के लिए। एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लो सरकार ने कहा कि हम कंपनी ए में ओएफएस लेके आ रहे हैं, शेयर का भाव 100 रुपए पे 90 रुपए पे ओएफएस आएगा। पहले दिन खुलता है नॉन रिटेल के लिए, दूसरे दिन खुलता है रिटेल के लिए। 10% डिस्काउंट पे है ओएफएस। पहले दिन जब नॉन रिटेल के लिए खुलेगा तो शेयर का प्राइस 5-6% करेक्ट हो जाएगा, तो वो जो 90 रुपए पे ओएफएस है और शेयर का प्राइस जो 100 रुपए पे था वो आपको मिलेगा 94-93 के आसपास। ठीक है, लेकिन सेकंड डे जब रिटेल कैटेगरी के लिए ओएफएस ओपन होगा तो शेयर वापस से 2-3% बढ़ जाता है और दोबारा शेयर 95-99 के करीब पहुंच जाएगा। तो ओएफएस में पैसा लगाओगे तो फायदा मिलेगा। लेकिन इस बार ओएफएस की कहानी पूरी तरीके से उल्टी पड़ गई है। दोस्तों, स्टॉक का नाम है आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आज इस कंपनी का सेकंड डे है ओएफएस का। रिटेल कैटेगरी के लिए ओएफएस ओपन है, लेकिन इस ओएफएस में पैसा लगाएगा कौन, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? परसों जब सरकार ने अनाउंसमेंट करी कि हम इस कंपनी में 2% हिस्सा बिकवाली करेंगे और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आया तो 2% और बेचेंगे, टोटल 4% हिस्सा बिक्री की बात करी। अमाउंट टर्म्स में 5,500 करोड़ के समथिंग बैठता है, यानी 5,500 करोड़ की बिकवाली थी ओएफएस के जरिए। सरकार ने कहा कि 26.13 करोड़ शेयर्स बेचने हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन में 26.13 करोड़ और बेच देंगे और 105 रुपए का भाव तय करा। उस समय स्टॉक का भाव परसों 109 रुपए का था। करीब 5% के डिस्काउंट पे ओएफएस लाने की पूरी अनाउंसमेंट कर दी। कल जब शेयर ओपन हुआ तो 105 रुपए पे आ गया। ठीक है, तो किसी को कोई डिस्काउंट ही नहीं मिल रहा। नॉन रिटेल कैटेगरी में अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो आप ओपन मार्केट से खरीद सकते हो। ओएफएस में क्या जरूरत ही नहीं आपको पैसा लगाने की। चलो, नॉन रिटेल कैटेगरी ने एक बार को सोचा भी हो, चलो सरकार से ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक रहेगा। लेकिन आज की डेट में रिटेल कैटेगरी की बात करूं मैं तो वो 105 रुपए पे क्यों पैसा लगाएं इसमें, जब उन्हें ओपन मार्केट में 103 रुपए का मिल रहा है। भाई साहब, 2% और सस्ता मिल रहा है, क्यों 105 पे कोई खरीदेगा जब 2% उन्हें डायरेक्टली आप दिख रहे हो सस्ता मिल रहा है ओपन मार्केट में। और ओपन मार्केट में आपको जितना लेना है उतना मिलता है, प्लस विद इन अ सेकंड मिल जाता है। ओएफएस में तो आप पैसा लगाओगे, बिड जाएगी, फिर आएंगे शेयर्स आपके पास, तो ये प्रोसीजर फॉलो की जगह मैं डायरेक्ट ओपन मार्केट से खरीद लूंगा। तो क्या ये ओएफएस फ्लॉप हो गया? अगर ऐसा है तो बिग सेटबैक है आईआरएफसी के लिए। क्यों? इसके पीछे मैं 2 कारण देना चाहूंगा। पहला, आईआरएफसी शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मैच कराने में भी काफी दूर है। 86% अभी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो स्टेक है वो गवर्नमेंट का है। 75% से ज्यादा नहीं ओन कर सकते हो आप किसी भी कंपनी में। प्रमोटर्स को अपना हिस्सा 75% के नीचे लाना होता है लिस्टिंग के 3 साल के अंदर। बट क्योंकि ये सरकारी कंपनी है तो सरकार को थोड़ा अतिरिक्त समय मिल जाता है। ठीक है, अतिरिक्त समय भी मिल जाता है और ऐसी कोई मतलब सेबी नॉर्म्स का पालन करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी हैं जो बहुत समय से अभी तक शेयर होल्डिंग पैटर्न फॉलो ही नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी इस कंपनी ने सोचा चलो मैच कराने की कोशिश करें, 4% स्टेक ऑफलोड करें, बट ऑफलोड होने की तैयारी लगी नहीं रही मुझे तो, क्योंकि 86% अभी है सरकार के पास, प्रमोटर्स के पास। 4% अगर ये बिक जाता तो 82% रह जाता। काफी बड़ा ओवरहैंग खत्म होता है इन्वेस्टर्स का कि ओएफएस आएगा, ओएफएस आएगा। अब ओएफएस आ गया, बट ये मेरे को लगता है पूरा बिक ही नहीं पाया होगा। तो ओएफएस में मेरे को लगता है अब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस तो मैं मान के क्या ही चलूं, ये तो नॉर्मल 2% बिकना मुझे तो मुश्किल लग रहा है। अब ऐसे में निवेशकों के लिए ये बड़ी नेगेटिव बात है ये, क्योंकि कंपनी ओएफएस लाई वो भी फुलफिल नहीं होने की तैयारी लग रही है और ओएफएस का ओवरहैंग और तेजी से बढ़ जाएगा। एक्चुअली में ओएफएस में ज्यादातर 10-15% का डिस्काउंट मिलता है। आईआरएफसी ने डिस्काउंट भी थोड़ा कम ही दिया, तो ये सारी चीजें नेगेटिव डेवलप हो रही हैं। साथ ही साथ अगर आप टेक्निकल पैटर्न देखो तो वो अलग लेवल का नेगेटिव हुआ पड़ा है। 2024 के बाद से इसने फ्रेश ब्रेकडाउन दिए हैं 103 रुपए के भाव पे। 103 रुपए के भाव पे लास्ट टाइम ये स्टॉक कभी पहुंचा ही नहीं है। अभी मैं आपके साथ एग्जैक्टली बताऊं, जो लो लगाया था इसने, वो लो लगाया था दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 3 मार्च 2025 को 115 का, 103 के पास तक तो पहुंचा ही नहीं है शेयर।
115 तक लास्ट गिरा था। उसके नीचे मैं अगर देखूं तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ये डायरेक्ट आपके लिए जनवरी 2024 में स्टॉक नीचे करीब 60 रुपए से चलना शुरू हुआ था और 102 103 पे आया था और फिर 102 103 से एक बड़ी तेजी बनी थी 170 रुपए तक की। तो ये मान लीजिए स्टॉक जब से 100 रुपए के ऊपर निकला है तब से फर्स्ट टाइम ऐसा है जब 100 रुपए के पास पहुंचा है, इससे पहले पहुंचा ही नहीं। ऊपर से ऑफर फॉर सेल आ गया है तो ये एक अलग प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ऊपर से ओएफएस फुलफिल होने के चांसेस कम लग रहे हैं और ओएफएस के प्राइस के भी नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है। ये सारी चीजें मुझे दोस्तों नेगेटिव लग रही हैं, लेकिन पॉजिटिव क्या है? फाइनेंशियल्स, कंपनी का बिजनेस, कंपनी, ये पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव है वो लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स हैं, जो नेगेटिव है वो मीडियम टू शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स हैं। तो अगले 3 महीने 6 महीने के लिए अवॉइड करें। हाँ, मोर देन दैट 1 साल 2 साल 5 साल का भी हुआ तो फिर IRFC अच्छी कंपनी है, 19 के PE पे, महंगी नहीं दिखती है, 102 रुपए पे ज्यादा कुछ खोने के लिए भी नहीं बचता है। ये मेरी तरफ से अपडेट है, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।